हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहाँ पर जो लेकर आया हूं मैं क्लास 12 जो पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन है, उसके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं बोर्ड में, वो सारे के सारे हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 से। शॉर्ट लॉन्ग जितने भी ये सब मैं करवा दूंगा। इसका जो मेरा पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसका पूरा पूरा पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, आपको पता है ऑब्जेक्टिव के साथ इसमें मैं आपको बेटा डिटेल सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। क्या बताना बेटा? डिटेल सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और एक चीज और, जितने भी बच्चे हैं अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में ऐप में उपलब्ध है बेटा, ई बुक के फॉर्मेट में। तो जाके डाउनलोड कर लीजिए वहां पे एस के स्टडी ऐप से फ्री में पूरा ई बुक के फॉर्मेट में। अनसॉल्व जो पेपर है पीवाईक्यू पूरा पूरा किताब छपवा के मैंने आपको फ्री में उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है ना। चलिएगा, हम लोग एक एक करके पूरा पूरा प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों को कोई भी अगर इशू होगा कहीं से भी आपको, तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग जरूर से जरूर क्या करिएगा, कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा सर यहाँ पे इशू हो रहा है, ताकि हम उस चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाए। सबसे पहला बेटा यहाँ पे प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? आवृतबीजी पौधों में मुख्य पादप शरीर यानी जो प्लांट बॉडी कैसा होता है? क्या इनकोद्भिद होता है, या बीजाणुविद होता है, या त्रिकोणीय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि जो आवृतबीजी पौधों में जो मुख्य पादप होता है, जो मुख्य पादप का शरीर होता है वो कैसा होता है? तो प्रायः प्रायः जो होता है वो बीजाणुविद होता है। कैसा होता है बेटा? बीजाणुविद होता है। कैसा होता है? बीजाणुविद होता है। ठीक। अर्थात आवृतबीजी यानी कि फूल वाले पौधों में मुख्य पौधा द्विगुणित होता है, जिसे बीजाणुविद भी कहा जाता है। यह जड़ तना और पत्तियों में विभाजित होता है और अंकुरित अवस्था बहुत छोटी और बीजाणुविद पर निर्भर होती है, जैसे परागकण और भ्रूणकोश जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, एक प्रारूपी परागकोश में कितने लग बीजाणुधानी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या फिर चार होती है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ बेटा बोल रहा है कि एक प्रारूपी परागकोश में कितनी लग बीजाणुधानी होती है? एक, दो, तीन या फिर चार होती है। तो वो कुल मिला कितना होती है? चार होती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समान आवृतबीजी परागकोश यानी द्विपालित जो होता है, उसमें प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, इसीलिए यह चतुष्कोणीय होता है, जिसे चार कोनों पर चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? परागकोश की भित्ति परतों में कौन सी परत परागकणों को बेटा पोषण प्रदान करती है? आंख बंद करके बेटा टेपिटम लगा देना। टेपिटम लगा देना, यानी जो टेपिटम होती है यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। यानी लिख सकते हैं कि परागकोश की भित्ति में चार परतें होती हैं। सबसे आंतरिक परत को टेपिटम कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं और ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का क्या करती है बेटा? काम भी करती हैं, वर्क करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे, परागकण की बाह्य चोल किस अंतर प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है, या स्पोरोपोलिन से बनी होती है, या फिर लिग्निन से बनी होती है? तो बनी होती है स्पोरोपोलिन से। यानी जो परागकण की बाहरी परत होती है स्पोपोरिलिन नामक हमारे पदार्थ से बनी होती है। यह गैस सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक होती है, जिस पर उच्च तापमान, तीव्र अम्ल तथा एंजाइमों का कोई असर नहीं होता, और इसी कारण परागकण जीवाश्म रूप में सुरक्षित रहते हैं। यानी जो परागकण होती हैं वो क्यों सुरक्षित होती हैं? क्योंकि इसलिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि बेटा उसमें स्पोरोपोलिन पाई जाती है। क्लियर है ना? अगला चलेगा, प्रश्न नंबर 5 बेटा यहाँ पे, परागकण के बाह्य चोल में जहां स्पोपोरिलिन अनुपस्थित होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे बेटा कहा जाता है जनन छिद्र। क्या बोला जाता है? जनन छिद्र बोला जाता है। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि परागकण के बाह्य चोल पर कुछ छोटे छिद्र होते हैं जहां स्पोपोरिलिन नहीं पाया जाता, इन्हें जनन छिद्र यानी जर्म पोर कहा जाता है। परागनली का निकास इसी जनन छिद्र के द्वारा होता है।
अगला यहाँ पे छठा प्रश्न है, लगभग कितने प्रतिशत आवृतबीजी पौधों में परागकण दो कोशिकीय चरण में ही झड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे कितने परसेंटेज पादप होते हैं जिसमें जो परागकण होते हैं वो दो कोश की अवस्था में क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जो परागकण होते हैं यह बेटा पराग कोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। और जो परागकोश होता है यह द्विपालित होता है। कैसा होता है बेटा? द्विपालित होता है। यह द्विपालियों में क्या होता है? बटा होता है। कुछ इस प्रकार से आप इसका जो फिगर बेटा बना सकते हैं। इस प्रकार से जो फिगर है बेटा आप बना सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे कुछ इसका फिगर आप बना सकते हैं। जब इसको कट करेंगे ऊपर से, कुछ इस प्रकार से रहता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ये द्विपालित होता है, ये परागकण पाया जाता है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको कहते हैं परागकोश। क्या होता है बेटा? परागकोश बोला जाता है। और परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? परागकण पाए जाते हैं। 40%, 60%, 80% या फिर 100%। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 60% पाया जाता है। यानी कि लगभग 60% से अधिक आवृतबीजी पौधों में जो परागकण होते हैं वो दो कोश की अवस्था में ही झड़ जाते हैं, यानी मुक्त हो जाती हैं। एक बड़ी कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका। और शेष पौधों में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्म बनाती है और परागकण तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7 बेटा, पराग एलर्जी पैदा करने वाले प्रमुख खरपतवार कौन सा है जो भारत के आयातित गेहूं के साथ आता है आया था? ऐसा कौन सा है? जलकुंभी था, या फिर पार्थेनियम या गाजर घास था, अमरबेल था, या फिर लेंटाना था। वो था पार्थेनियम या गाजर का घास। गाजर जो घास था उसका पौधा था। यानी पार्थेनियम गाजर घास भारत में आयात किए गए गेहूं के साथ एक संदूषक के रूप में आया था। और इसके परागकण हवा में फैलकर मनुष्यों में गंभीर श्वसन विकार जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी पराग एलर्जी पैदा करते हैं। अगला है बेटा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि परागकणों को कई वर्षों तक तरल नाइट्रोजन में किस तापमान पर बेटा सुरक्षित रखा जा सकता है? ठीक, यहाँ बोला जा रहा है जो हमारे परागकणों में कई वर्षों तक तरल नाइट्रोजन में किस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है? 40, 60, 80 या फिर 100? वो रहेगा बेटा 60%। जो 60% तापमान पर यहाँ पर कई वर्षों तक उसको जीवित अवस्था में रखा जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वैसे क्योंकि इसका जो ऑप्शन यहाँ पे पहले ऑलरेडी है ये वाला, ये लगभग कितने प्रतिशत आवृतबीजी पौधों में परागकण दो कोश की अवस्था में झड़ते, तो ये तो इसका 60% दिन सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस वाला इशू है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न बनाना चाहेंगे तो उसका एक राइट आंसर निकलेगा। हम ये कह सकते हैं कि परागकण परागकण अगर तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक रखा जाता है तो कितनी प्रतिशत सुरक्षित रह सकते हैं, कितना परसेंट चांसेस है? अगर ये सवाल होता तो जाहिर सी बात है हम 60% तो लगा सकते हैं। बट यहाँ पे टेम्परेचर जैसा शब्द आ गया है तो इसको हम यहाँ पे भी क्लोज करते हैं। और इसका हम आपको जैसे ही आंसर हम देखते हैं आपको कमेंट बॉक्स में करके रिप्लाई कर देंगे। ठीक, अगला बेटा प्रश्न है यहाँ पे, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर का उदाहरण कौन सा पौधा है? यानी कि ऐसा पौधा कौन सा है, ऐसा पौधा कौन सा है जिसमें हमारा युक्तांडपी और बहुअंडपी का क्या होता है? उदाहरण होता है। आपको जब मैंने चैप्टर 1 शॉर्ट पढ़ाया था तो वहां पे अंडक के प्रकार पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है ना? अंडक के प्रकार पढ़ाया था तो वहीं से ये प्रश्न है। माइचेलिया अपेवर अफीम का पौधा, अफीम गांजा नहीं बेटा अफीम है, टमाटर का पौधा और मटर का पौधा। अगर मैं यहीं से एक प्रश्न बना दूं तो गलत तो नहीं हो सकता ना कि जो हमारे मेंडल साहब थे वो मटर के कितने भी प्रयासी लक्षणों पर अपना प्रयोग करे थे? तो कुल 7 था बेटा। कितना था?
कुल 7। तो पौधा जो है वो पपैवर है, यानी कि अफीम, यानी कि पॉपी भी बोलते हैं इसको। यानी जब स्त्री केसर में एक से अधिक अंडक होते हैं तो उसे बहुअंडपी कहा जाता है। जब स्त्री केसर में एक से अधिक अंडक होते हैं तो बहुअंडपी कहते हैं। और इसी में अंडाशय पाया जाता है, यानी कि जो अंडाशय में क्या पाया जाता है, अंडक निर्माण होता है। यदि ये अंडक आपस में जुड़े यानी कि फ्यूज्ड होते हैं तो उसे युक्तांडपी कहा जाता है, जैसा कि पपैवर में देखा जाता है। और माइचेलिया में अंडक मुक्त होते हैं, यानी कि इसमें अंडक पाया ही नहीं जाता, जिसे विक्ता विक्ता अंडपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बेटा हाइलम। क्या बोलते हैं? नाभिका बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। यानी कि जो नाभिका होता है, हाइलम होता है, यह बीजांड और बीजांड के शरीर और बीजांड वृंत यानी डंठल के संधि बिंदु यानी कि जंक्शन को दर्शाता है। यह बीजांड का एक निशान की तरह दिखाई देता है। अगला बेटा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 क्या है? एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है? यानी कि जो हमारा प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है वो जब परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब वो हमारा ग्रोथ हो जाता है, उसका ग्रोथ हो जाता है तो कैसा होता है? 8 केंद्र की, 8 कोष की, 7 कोष की, 7 कोष की, 7 केंद्र की, 7 कोष की, 8 केंद्र की, 7 कोष की या 7 केंद्र की, 8 कोष की। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि 7 केंद्र की, 8 कोष की, सॉरी, अच्छा हाँ, ये वाला हो जाएगा 8 केंद्र की और 7 कोष की हो जाएगा। ये 7 8 इधर हो गया है, तो 8 केंद्र की और 7 कोष की, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि आवृतबीजी पौधों का जो मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूणपोष, एक बात ध्यान देना बेटा, जो युग्मोद्भिद होता है मादा युग्मोद्भिद को क्या बोला जाता है? भ्रूणपोष बोला जाता है। परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लियोकिड और लेकिन 7 कोशिकी होता है। इसमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ जिसे हम लोग अंड उपकरण कहते हैं और 3 निभाग की तरफ होते हैं जिसे हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। और एक बड़ी कोशिकाएं हमारा एक बड़ी केंद्रकी कोशिका होती है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होती है। अगला बेटा प्रश्न है, तंतु रूप समुच्चय का मुख्य कार्य क्या होता है? जो तंतु रूप समुच्चय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो परागकण को पहचानना हमारा, या फिर परागनली के प्रवेश को निर्देशित करना, या भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करना, या फिर अंड कोशिका की रक्षा करना। तो उसका काम होता है परागनली के प्रवेश को निर्देशित करना होता है। यानी कि अंड उपकरण की सहायक कोशिकाओं के बीच के बीजांडद्वारी छोर पर विशेष उंगली जैसी उभार पाए जाते हैं जिन्हें जिन्हें तंतु रूपी समुच्चय यानी कि फिलोफॉर्म भी कहते हैं, ऑपरेटस भी कहते हैं। ये रसायन स्रावित करके परागनली यानी कि पॉलिन ट्यूब को सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए आकर्षित व निर्देशित करती हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जब एक ही पौधे के एक फूल के परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे 2 चीज है, एक स्वयुग्मन, एक सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन तब होगा जब किसी एक पौधे के एक फूल के, अब उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता तो उसे हम लोग स्वयुग्मन बोल देते, उसे क्या बोलते थे? स्वयुग्मन। लेकिन जब उसी पौधे के किसी फूल के, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए कि यहाँ पे पौधा हो गया, एक फूल यहाँ पे बेटा, एक फूल यहाँ पर है, जब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आएंगे तो उसे स्वयुग्मन। जब इसी पौधे के एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के इसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण का नाम दिया जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे सजात पुष्पी परागण, ठीक। यानी सजात पुष्पी परागण क्या होता है? सजात पुष्पी परागण में परागकण एक ही पौधे के दूसरे फूल पर जाते हैं और कार्यात्मक रूप से यानी फंक्शनल रूप से यह पर परागण होता है, क्योंकि इसमें एजेंट जैसे हवा या कीट की जरूरत होती है, लेकिन अनुमानसिक रूप से यह स्वपरागण ही है। वैसे बोला जाए पर परागण है, बट इसको हम लोग स्वपरागण में ही रखते हैं। अच्छा, पर परागण क्या होता है? जब हमारा कोई परागकण किसी किसी माध्यम के द्वारा किसी अन्य पौधे के पुष्प पर जाते हैं वर्तिकाग्र पर तो उसे पर परागण कहा जाता है। अगला बेटा प्रश्न है, अनुमूल्य पराग अनुमिल
परागणी यानी कि अनमिल क्रिया के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, उन पुष्पों में क्या विशेषता होती है, ऐसी क्या विशेषता होती है? ये हमेशा खिले रहते हैं, कभी नहीं खिलते, इनमें केवल पर परागण होता है, या इन्हें परागकारियों की अधिक अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो ये कभी नहीं खिलते। जो हमारे अनमिल्य पुष्प होते हैं यह कभी नहीं खिलते, यानी यह कभी नहीं खुलते, जैसे कि कोमलीना और वियोला, ऐसे हमारे दो पुष्प हैं जो कि अनमूल्य में आते हैं, क्योंकि हमेशा बंद रहते हैं, इसीलिए इनके भीतर केवल स्वपरागण यानी कि ऑटोगैमी ही संभव है। इसमें हमारा बिना किसी परागण कारक जैसे हवा या कीट के भी निश्चित रूप से बीज का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वायु परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? भारी व चिपचिपे गलत हो जाएगा, क्योंकि वायु परागण में क्या होता है, उड़ के जाते हैं ना हवा के द्वारा। छोटे, हल्के और गैर चिपचिपे, बड़े और रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त। देखिएगा, अगर हम बात करें छोटे रहेंगे तभी वो हवा के द्वारा उड़ेंगे, तो बड़े वाला तो कैंसिल हो जाएगा। मकरंद युक्त, सुगंधित, इसका कोई लॉजिक है ही नहीं। छोटे, हल्के व गैर चिपचिपे होते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हवा द्वारा परागण के लिए परागकणों का हल्का होना जरूरी है, ताकि ये हवा के झोंके के साथ आसानी से तैर सके। अरे भैया, तैर पानी में नहीं, हवा में उड़ सके। साथ ही वे गैर चिपचिपे यानी कि हमारा होते कैसे, नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब गैर चिपचिपे, स्टिकी आ जाता चिपचिपा होने चाहिए, ताकि आपस में हवा या किसी अन्य चीज से चिपके न। इनके वर्तिकाग्र प्रायः हमारे हाँ तिच्छी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? तिच्छी आकार के होते हैं, ताकि उड़ते परागकणों को आसानी से पकड़ सके। अगला होता है यहाँ पे वेलिसलेरिया और हाइड्रीला में परागण किसके द्वारा होता है? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण या चमगादड़ परागण? तो वेलिसलेरिया और हाइड्रीला में जल परागण होता है, क्योंकि कहीं पे अगर हाइड्रीला दिखे, एच से दिखे यानी कि हाइड्रोजन यानी कि जल, तो बेटा जल परागण लगा देना। यानी कि वेलिसलेरिया और हाइड्रीला जल मग्न जलीय पौधे होते हैं, जिनमें जल के द्वारा परागण होता है। वेलिसनेरिया में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, और नर पुष्प या परागण जल की सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक क्या हो जाते बेटा, पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? बेटा नवास्चीन ने। किसने किया था? नवास्चीन ने द्विनिषेचन की खोज किया था। काम खत्म हुआ। नवास्चीन ने द्विनिषेचन की खोज कब किया था? 1898 में लीलियम और फ्रिटिलेरिया में किया था। अगला प्रश्न है, त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, फलभित्ति का या फिर बीज चोल का? तो वो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यानी कि जब दूसरा नर युग्मक केंद्र की कोशिका के दो ध्रुवी केंद्रकों के साथ संलित होता है यानी कि क्रिया करता है, तो तीन केंद्रकों के मिलन के कारण इसे त्रिसंलयन का नाम दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसके रिजल्ट के बाद एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष अभ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में भ्रूणपोष विकसित करता है। अगला है, नारियल का पानी वास्तव में क्या होता है? बेटा जो नारियल का पानी वास्तव में क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष, मुक्त युक्त मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, फलभित्ति या भ्रूण? तो ये जो होता है वो होता है मुक्त हमारा केंद्र की भ्रूणपोष होता है, यानी कच्चे नारियल का पानी और कुछ नहीं बल्कि हजारों मुक्त केंद्रकों से बना मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। इसके चारों ओर सफेद गूदा होता है, वह कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। अगला यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न है, सेब और स्ट्रॉबेरी को आभासी फल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से होता ही नहीं। ये अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे फलभित्ति से हमारा किसका निर्माण होता है? सेब और स्ट्रॉबेरी का निर्माण होता है। तो इनका विकास बिना निषेचन से होता है। चलो ठीक है, इसको रखे रहो, क्योंकि फल के निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। बिल्कुल ये राइट सही है। बीज से नहीं होता, ये अंडाशय से नहीं होता, ये वाला हमारा राइट आंसर होता है, यानी कि बी ऑप्शन, क्योंकि फल के निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते बेटा? आभासी फल, फाल्स फल बोलते हैं। यानी अधिकांशतः फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें सत्य फल कहते हैं। लेकिन सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि में फल के विकास में
अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी मुख्य योगदान देता है, इसीलिए इन्हें आभासी या फिर ऊर्त फल कहा जाता है। ये रहा बेटा आपका, ये रहा आपका क्लास 12th। बेटा क्या है, क्लास 12th बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने पूरा पूरा आपको दिया है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी पुष्टि पादपों में लिंग, यहाँ पे टॉप 20 एमसीक्यू है। आप इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से भर भर के बोर्ड में आते हैं। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।